हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है सिंप्लीफाइड सिविल में। हमने जो सेकंड लेक्चर किया था हाईवे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन का, वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर थर्ड लेक्चर हम पढ़ते हैं। तो सेकंड लेक्चर में हमने बात करी थी ज्योमेट्रिक डिज़ाइन की। तो जितने भी विजिबल फीचर्स हमको नेकेड आइज से दिखाई देते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। उन्हीं फीचर्स का डिज़ाइन करना है, कॉल्ड ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। तो इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट इज क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स, सेकंड साइट डिस्टेंस कंसिडरेशन, थर्ड हॉरिजेंटल अलाइनमेंट जिसको हॉरिजेंटल कर्व भी बोलते हैं, डी वर्टिकल अलाइनमेंट या वर्टिकल कर्व। तो इस लेक्चर में हम क्रॉस सेक्शन एलिमेंट हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था, तो वी विल गोना कंप्लीट क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स इन दिस लेक्चर। तो क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स थे हमारे पास पेमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स, कैम्बर और क्रॉस स्लोप, विड्थ ऑफ पेमेंट और कैरिज वे, कर्व, विड्थ ऑफ फॉर्मेशन, शोल्डर, मीडियन और डिवाइडर एंड रोड मार्जिन्स। तो इसमें हमने लास्ट लेक्चर में पेमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ा था, तो आज हम कैम्बर से स्टार्ट करेंगे। पेमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास 3 चीज़ें थी, जल्दी जल्दी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फ्रिक्शन, लाइट रिफ्लेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पेमेंट अनइवननेस। जो फ्रिक्शन था, तो कॉफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन हम लेके चलते हैं 0.35 से 0.40। जो नेशनल हाईवे होते हैं उनकी स्पीड जनरली 80 से अबव होती है। तो स्टेट हाईवे के लिए भी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर होती है, नेशनल हाईवे के लिए 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड होती है। तो एफ़ की वैल्यू 0.35 ही जनरली हम यूज़ करते हैं। अदरवाइज जैसे जैसे स्पीड कम होती जाती है वैसे वैसे कॉफिशिएंट फ्रिक्शन कम होता जाता है। एंड कॉफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन हम 0.15 लेके चलते हैं। फर्दर लाइट रिफ्लेक्टिंग करेक्टरिस्टिक्स, मैंने बताया था कि अगर हम वाइट रोड यूज़ कर रहे हैं तो नाइट के टाइम पे विजिबिलिटी इज़ गुड, बट इन द डे टाइम वाइट रोड कॉज ग्लेयरिंग इफेक्ट। और ब्लैक रोड में क्या दिक्कत है कि ड्यूरिंग द नाइट टाइम विजिबिलिटी इज़ वेरी 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 पुअर एंड स्पेशली व्हेन द पेमेंट सरफेस इज़ वेट। ठीक है, बट ब्लैक रोड से दिन में कोई ग्लेयरिंग इफेक्ट नहीं आएगा। तो हम क्या प्रोवाइड करते हैं, एक्चुअल में हम ब्लैक पेमेंट प्रोवाइड करते हैं विद अ वाइट बॉर्डर। और कंक्रीट रोड के केस में देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ विजिबिलिटी, इनमें ग्लेयरिंग इफेक्ट भी नहीं होते हैं। फर्दर पेमेंट अनइवननेस हम बम्प इंडिकेटर से मेजर करते हैं। अगर 1500 mm पर किलोमीटर से तक है इसकी वैल्यू या उससे कम है तो पेमेंट सरफेस इज कंसिडर्ड एज गुड। अगर 2500 mm पर किलोमीटर तक है तो सेटिस्फैक्ट्री अप टू स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर हावर। लेकिन अगर वैल्यू ग्रेटर देन 3200 mm पर किलोमीटर है तो पेमेंट इज कंसिडर्ड एज अनकंफर्टेबल इवन फॉर ए 55 किलोमीटर पर आवर स्पीड। तो इतना हम कर चुके थे। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कैम्बर। तो कैम्बर को हम क्रॉस स्लोप भी बोलते हैं, तो ये हमको ध्यान से समझना पड़ेगा। जिस डायरेक्शन में हम रोड पे मूव कर रहे हैं दैट डायरेक्शन इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन। तो एक जो लेंथ के अलोंग जो डायरेक्शन है उसको हमने कहा लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन। जब हम रोड पे मूव कर रहे हैं, वी आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो हम रोड पे मूव कर रहे हैं तो हम किस डायरेक्शन में मूव करते हैं, इन द लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन। एक डायरेक्शन होती है अलोंग द विड्थ, जो अलोंग द जो विड्थ डायरेक्शन है वो डायरेक्शन है ट्रांसवर्स डायरेक्शन। तो जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में हमारे पास जो स्लोप होता है दैट स्लोप इज कॉल्ड क्रॉस स्लोप। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है क्रॉस स्लोप, या फिर उसको हम क्या बोल सकते हैं, कैम्बर। रेलवे में हम इसको कैंट भी बोल देते हैं। तो जैसा कि आप फर्स्ट डायग्राम में आप देख सकते हैं कि रोड पेमेंट हमको दिखाई है, तो इसके पेमेंट में मिडल पॉइंट पे एक क्राउन पॉइंट है, जो मिडल पॉइंट है इसको बोलते हैं क्राउन पॉइंट। ठीक है, ये पार्ट ऊपर है और साइड में जैसे हमको स्लोप दिखाई दे रहा है, तो दिस इज कॉल्ड स्लोप कैम्बर या क्रॉस स्लोप हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो क्रॉस स्लोप है ये 3 टाइप के से हो सकता है। स्ट्रेट कैम्बर हो सकता है, पैराबोलिक कैम्बर हो सकता है। जो फर्स्ट जो कैम्बर हमको दिखाई दे रहा है वो स्ट्रेट कैम्बर है, जो सेकंड जो कैम्बर है वो है पैराबोलिक कैम्बर, और जो थर्ड जो कैम्बर हमको दिख रहा है दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ स्ट्रेट एंड पैराबोलिक, तो इसको हम बोल सकते हैं कंपोजिट कैम्बर। तो अब बात आती है कि हम कैम्बर प्रोवाइड क्यों करते हैं। जैसा कि हमको शेप से हमको दिख जाता है, रोड के सबसे बड़े 2 दुश्मन हैं। एक तो है हैवी लोड, अगर परमिसिबल लिमिट से अगर ज़्यादा लोड लगेगा रोड के ऊपर कॉन्टीन्यूसली, ठीक है, सपोज करो कोई भी रोड है उस पर 1000 नंबर ऑफ ट्रक्स डेली क्रॉस करके जा रहे हैं, तो अगर उनका लोड
परमिसिबल लिमिट से बहुत ज़्यादा है तो रोड धीरे धीरे वियर टियर हो जाएगा रोड का, ठीक है। तो एक तो सबसे बड़ी दिक्कत है रोड की लाइफ के लिए कि हैवी लोड लगना उस पर परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा। दूसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत है रोड की लाइफ जिससे कम हो जाती है, रोड की ड्यूरेबिलिटी जिससे कम हो जाती है, दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत है वाटर, ठीक है। अगर ड्रेनेज प्रॉपर नहीं है और रोड के ऊपर पानी खड़ा है या हाईवे के ऊपर पानी खड़ा है तो दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम। तो हमको क्या करना है, वो जो वाटर है, जैसे सपोज बारिश आई है और हाईवे के ऊपर वाटर है, तो हम चाहते हैं कि वो वाटर स्मूथली ट्रैवल करके रोड पे इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन वो साइड ड्रेन्स में चला जाए। तो इसके लिए हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, क्रॉस स्लोप। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, अगर हमने क्रॉस स्लोप प्रोवाइड कर रखा है तो बारिश होगी तो अलोंग द स्लोप वाटर ट्रैवल करेगा, और साइड्स में हमने दिखा रखे हैं, रोड साइड में हमने ड्रेन्स दिखा रखे हैं, तो वाटर कहाँ चला जाएगा, ड्रेन्स में। तो इन नो केस वाटर शुड नॉट बी कलेक्टेड ऑन द हाईवेज और पेमेंट, ठीक है। किसी भी केस में वाटर कलेक्ट नहीं होना चाहिए हाईवे पे, पेमेंट पे, अदरवाइज इट विल डैमेज द रोड। फर्दर डेफिनेशन से आप देख सकते हैं, कैम्बर इज द स्लोप प्रोवाइडेड टू द रोड सरफेस एट द ट्रांसवर्स डायरेक्शन। मैंने बताया ट्रांसवर्स डायरेक्शन कौन सी है, अलोंग द विड्थ, टू ड्रेन ऑफ द रेन वाटर आउट ऑफ द रोड सरफेस, ठीक है। तो क्रॉस स्लोप का सबसे मेन यही फंक्शन है कि रेन वाटर को क्या करना है, इसको ड्रेन ऑफ। इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्रॉस स्लोप ऑफ द रोड। तो मैंने दोबारा लिखा है सेम पॉइंट, द पर्पज ऑफ द कैम्बर इज टू ड्रेन आउट द रेन वाटर फ्रॉम द रोड सरफेस। और अगर देखा जाए तो रोड को ऐसे लिफ्ट करना सेंटर से और साइड से कम स्लोप होना, तो व्हीकल्स को दिक्कत होती है। तो जैसे डायग्राम में आप देख सकते हैं, तो व्हीकल कैसे हैं, थोड़े से स्लैंट हो जाते हैं, व्हीकल सीधा नहीं रहता, तो दिस कॉज अनकंफर्टेबल सिचुएशंस फॉर द ट्रेवलर्स, ठीक है। जो ट्रैवल कर रहा है रोड के ऊपर, जो भी रोड यूज़र है, उसको दिक्कत होती है बिकॉज ऑफ दिस स्लोप, ठीक है। बट एक ही फ़ायदा है इस स्लोप का कि क्या, कि जो भी रेन वाटर है वो ड्रेन आउट हो जाएगा फ्रॉम द रोड सरफेस। नेक्स्ट टाइप ऑफ कैम्बर ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया अभी थोड़ी देर पहले। अगर ये जो स्लोप है ये स्ट्रेट प्रोवाइड किया गया है तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट कैम्बर। दिस टाइप ऑफ कैम्बर इज प्रोवाइडेड बाय मेटिंग टू स्ट्रेट सरफेस इन द क्राउन, ठीक है। क्राउन इज द टॉप मोस्ट पॉइंट, क्राउन इज द सेंट्रल एंड टॉप मोस्ट पॉइंट इन द सरफेस ऑफ रोड, तो यहाँ से हमको दिख जाएगा। नेक्स्ट इज पैराबोलिक कैम्बर। पैराबोलिक कैम्बर में जो क्रॉस स्लोप होगा वो इन द शेप ऑफ पैराबोला होगा, कंपोजिट में दोनों का कम्बिनेशन हो जाएगा। तो अपोज करके इसको लिख सकते हैं। फर्दर इसके डायग्राम एक बार आप फिर से देख सकते हैं। जो फर्स्ट डायग्राम है यहाँ पे वो पैराबोलिक कैम्बर का है, तो इसमें शेप पैराबोलिक है, और सेकंड है स्ट्रेट लाइन कैम्बर, तो इसमें शेप स्ट्रेट लाइन है। थर्ड इज कंपोजिट, इसमें कुछ पोर्शन स्ट्रेट हैं, कुछ पैराबोलिक है। तो जो हाई स्पीड रोड्स होते हैं जैसे नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है, उनके लिए हम स्ट्रेट लाइन कैम्बर यूज़ नहीं करते कभी भी, हम पैराबोलिक कैम्बर यूज़ करते हैं। सपोज करो कि एक व्हीकल को ओवरटेक करना है दूसरे व्हीकल को, तो सपोज वो अपनी लेन को छोड़ के दूसरी लेन में जाते हैं, तो हमको क्या करनी पड़ती है, क्राउन पॉइंट के अबाउट, कभी हमारा व्हीकल इस लेन में है कभी दूसरी लेन में जाते हैं, तो उससे क्या दिक्कत होगी, अगर स्ट्रेट लाइन कैम्बर होगा तो मूव करना बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएगा। तो फॉर द comfort of the passenger or the road user, we generally prefer parabolic camber for high speed highway. Further, objective of providing cambers: protection of the road surface, especially for gravelly or bituminous road, by draining the unwanted water as quickly as possible. Next, protection of subgrade by providing good drainage condition. अगर ड्रेनेज कंडीशन गुड हैं तो वाटर रिटेन नहीं करेगा हाईवे पे। अगर हाईवे पे वाटर रिटेन करता है तो वो धीरे धीरे सीप कर जाएगा अंदर, और जो बिटुमिन की बाइंडिंग है विद एग्रीगेट वो लूज़ हो जाएगी, और फर्दर वाटर पेनिट्रेट कर जाएगा इनटू द सॉइल सब ग्रेड, तो सॉइल सब ग्रेड भी सेटल हो जाएगी। तो फॉर सेफ्टी कंसिडरेशन एज वेट पेमेंट कंडीशंस आर क्वाइट, और वैसे भी अगर रोड पे पानी रहता है तो वेट कंडीशंस भी हमको रोड पे डिज़ायरेबल नहीं होती फॉर सेफ ड्राइविंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कैम्बर। अब जो कैम्बर की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है कि हमारा रोड की कंडीशंस कैसी हैं, बिटुमिनस रोड है या थिन बिटुमिनस सरफेस है या वाटर बाउंड मैकेडम है और ग्रेवल पेमेंट है
या फिर अर्थन रोड, कच्चे रोड टाइप जैसे होते हैं गाँव में, वैसा रोड है। तो डिपेंड करता है कि हमारा रोड किस टाइप का है, या फिर कि रेनफॉल हैवी है या लो है। तो जैसे देखिए सीमेंट कंक्रीट रोड है या थिक बिटुमिनस सरफेस है, तो इसमें अगर हैवी रेनफॉल है तो हम 2% का क्रॉस स्लोप प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अगर लो रेनफॉल एरिया है तो 1.7% से हमारा काम चल जाएगा। ऐसे अगर रोड थोड़ा सा पुअर हुआ, जैसे थिन बिटुमिनस सरफेस है, तो 2 से 2.5% हो जाएगा कैम्बर। वाटर बाउंड मैकेडम या ग्रेवल पेमेंट है तो 2.5 से 3% हो जाएगा। अगर अर्थन रोड्स है हमारे पास तो मैक्सिमम कैम्बर हम 4% यूज़ करेंगे। बट इन केस ऑफ लो रेनफॉल 1.7%, 2% की जगह, और 2.5 की जगह 2%, 3 की जगह 2.5%, 4 की जगह 3%। तो दीज वैल्यूज वी कैन यूज़। तो दीज वैल्यूज आर गिवन बाय IRC, इंडियन रोड कांग्रेस, स्टैंडर्ड कोड्स की वैल्यूज़ हैं ये, तो हमको ये एज इट इज़ याद रखनी पड़ेंगी। फर्दर, विड्थ ऑफ पेमेंट और कैरेज वे। अब जैसे कि आपने रोड देखा है यहाँ पे, तो जो मैक्सिमम विड्थ है इंडिया में किसी भी व्हीकल की वो है 2.44 मीटर। तो अगर किसी लेन में व्हीकल को मूव करना है तो उसको 2.44 मीटर तो उसकी खुद की विड्थ है, उससे कुछ एक्स्ट्रा विड्थ भी उसको चाहिए ट्रैवल करने के लिए, ताकि एडजेसेंट व्हीकल से उसका कुछ सेफ डिस्टेंस रहे। तो अगर 2.44 मीटर व्हीकल की विड्थ है तो हम सिंगल लेन के लिए कैरेज वे विड्थ प्रोवाइड करते हैं 3.75 मीटर। अगर हमारा 2 लेन रोड है विदाउट कर्ब्स, बताऊंगा बाद में कि कर्ब्स क्या होते हैं, तो कैरेज वे विड्थ या पेमेंट विड्थ हमारी रहेगी 7 मीटर। अगर 2 लेन रोड है विद रेज्ड कर्ब, 2 लेन रोड है और कर्ब्स प्रोवाइड कर रखे हैं तो 7.5 मीटर। 2 लेन रोड है विदाउट कर्ब तो 7 मीटर। अगर इंटरमीडिएट कैरेज वे है तो 5.5 मीटर। अगर मल्टी लेन रोड है, जैसे अगर 4 लेन रोड है तो 4 मल्टीप्लाई में 3.5, तो हर लेन के लिए हम 3.5 मीटर ऐड करते जाएंगे। तो दिस इज़ कॉल्ड विड्थ ऑफ पेमेंट और कैरेज वे। तो एक्चुअल जो पेमेंट है या एक्चुअल जो कैरेज वे है उसकी जो विड्थ है दैट इज कॉल्ड विड्थ ऑफ पेमेंट। फर्दर, a carriageway or roadway consists of the width of the road on which a vehicle is not restricted by any physical barrier or separation to move laterally। अब अगर व्हीकल्स को मूव करना है रोड के ऊपर तो कहाँ पे मूव करेंगे हम? पेमेंट के ऊपर ही मूव करेंगे, कैरेजवे के ऊपर ही मूव करेंगे, शोल्डर के ऊपर या एडजेसेंट एरिया में तो मूव नहीं करेंगे। कहाँ पे मूव करेंगे हम? ऑन द पेमेंट इटसेल्फ। ठीक है, तो जो जिस पेमेंट पे हम मूव करें उसकी जो विड्थ है दैट इज कॉल्ड विड्थ ऑफ पेमेंट और विड्थ ऑफ कैरेजवे। कैरेजवे भी बोल सकते हैं इसको। अगर किसी रोड में डिवाइडर नहीं है, डिवाइडर बोल दो चाहे मीडियन बोल दो, तो ए रोड विदाउट डिवाइडर इज कॉल्ड सिंगल कैरेजवे। ठीक है, चाहे उसमें 4 लेन है चाहे उसमें 8 लेन है, रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ लेन्स, उसमें कितने भी लेन्स हैं बट उसको क्या बोलेंगे? सिंगल कैरेजवे। लेकिन अगर ऐसा रोड है जिसमें बीच में डिवाइडर है तो उसको हम क्या कहेंगे? ड्यूअल कैरेजवे। तो एक कैरेजवे तो डिवाइडर के लेफ्ट साइड है, एक कैरेजवे डिवाइडर के राइट साइड है। तो अगर डिवाइडर है तो इस कॉल्ड ड्यूअल कैरेजवे रोड, अगर डिवाइडर नहीं है तो इस कॉल्ड सिंगल कैरेजवे रोड। तो ये हमारी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स थी विड्थ ऑफ पेमेंट। नेक्स्ट है कर्व। ये जो ब्लैक और येलो कलर की पट्टी तुमको दिखाई दे रही है रोड और फुटपाथ के बीच में, तो दिस स्टोन इज कॉल्ड कर्व। तो कर्व इंडिकेट द बाउंड्री बिटवीन द कैरेजवे एंड द शोल्डर और फुटपाथ। ठीक है, जैसे अगर हमारे रूरल रोड हैं, गांव में रोड हैं, तो साइड में शोल्डर्स होते हैं, अगर शहर में है रोड तो साइड में फुटपाथ होते हैं। तो दिस ब्लैक एंड येलो कलर स्टोन इज कॉल्ड कर्व। तो कर्व भी कई सारी टाइप की होती है, माउंटेबल, सेमी बैरियर टाइप और सबमर्ज टाइप। तो इनके अलग अलग डायमेंशन है। जैसे माउंटेबल होती है 10 सेंटीमीटर हाइट की, और सेमी बैरियर टाइप 15 सेंटीमीटर हाइट की, बैरियर टाइप होती है 20 सेंटीमीटर टाइप की। जो सबमर्ज्ड होती हैं वो कर्व्स जो कैरेजवे है उसी के लेवल में रहती हैं, और ये कैरेजवे को लेटरल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। फर्दर, विड्थ ऑफ फॉर्मेशन। विड्थ ऑफ कैरेजवे और विड्थ ऑफ पेमेंट हमने अभी पढ़ा। तो पेमेंट के साइड्स में क्या होंगे? लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी शोल्डर्स प्रोवाइड करके हम रखते हैं। तो विड्थ ऑफ पेमेंट प्लस में विड्थ ऑफ शोल्डर ऑन द बोथ साइड, और अगर रोड के बीच में कोई डिवाइडर है तो उसको भी इंक्लूड कर लें। तो दिस कंप्लीट विड्थ इज कॉल्ड फॉर्मेशन विड्थ।
या विड्थ ऑफ फॉर्मेशन। तो डायग्राम से क्लियर है। फर्दर विड्थ ऑफ फॉर्मेशन, यहाँ पे दोबारा लिखा है हमने, फॉर्मेशन विड्थ इज द टॉप विड्थ ऑफ द हाईवे एम्बैंकमेंट और द बॉटम विड्थ ऑफ द कटिंग एक्सक्लूडिंग द साइड ड्रेन्स। साइड ड्रेन्स को इसमें इंक्लूड नहीं करते हम। फॉर्मेशन विड्थ अगेन इज रिटन एज विड्थ ऑफ कैरेज वे प्लस में विड्थ ऑफ शोल्डर। ठीक है। फर्दर शोल्डर, रोड के जो साइड में कुछ स्पेस प्रोवाइड किया जाता है। सपोज कि आप रोड पे मूव कर रहे हो, आपका व्हीकल ख़राब हो जाता है, तो व्हीकल ख़राब होगा तो व्हीकल को आप कहाँ पे ले जाओगे? शोल्डर पे। अगर शोल्डर प्रोवाइड नहीं कर रखा होता तो व्हीकल कहाँ पे खड़ा होता? रोड के ऊपर ऑब्वियसली। तो उससे जो बाकी जो व्हीकल्स मूव कर रहे हैं ऑन द रोड्स उनको प्रॉब्लम होती। तो शोल्डर इज़ अ स्ट्रिप ऑफ पेमेंट आउटसाइड एंड आउटर लेन। आउटर लेन के पास थोड़ी सी जगह गिवन होती है हमको, उसको इमरजेंसी लेन की तरह हम यूज़ करते हैं। तो कैरेजवे के साइड में क्या है हमारे पास? शोल्डर्स। तो शोल्डर इज़ प्रोवाइडेड फॉर इमरजेंसी यूज बाय ट्रैफिक एंड टू प्रोटेक्ट द पेमेंट एज फ्रॉम ट्रैफिक डैमेज। ठीक है, तो इमरजेंसी के लिए इनको प्रोवाइड करते हैं। तो मिनिमम विड्थ रिकमेंडेड कितनी है शोल्डर की? 2.5 मीटर। जैसा हमको पता है कि एक व्हीकल की मैक्सिमम विड्थ कितनी हो सकती है? 2.44 मीटर। तो मिनिमम विड्थ शोल्डर की हमको कितनी प्रोवाइड करनी है कि एक व्हीकल वहाँ पे आराम से एकोमोडेट हो सके। तो 2.5 मीटर मिनिमम विड्थ ऑफ शोल्डर इज़ डिज़ायरेबल। नेक्स्ट है मीडियन। तो मीडियन और डिवाइडर, तो आपने देखा होगा कि रोड के बीच में, ठीक है, शहर में या जैसे मेन हाईवे पे आपने देखा होगा तो बीच में क्या लगा होता है? डिवाइडर। तो ए नैरो एरिया ऑफ लैंड दैट सेपरेट द टू साइड्स ऑफ द बिग रोड इन ऑर्डर टू कीप द ट्रैफिक ट्रैवलिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो एक तो बीच में डिवाइडर होने से हेड ऑन कॉलिजन के चांस कम हो जाते हैं। और अगर रात में हम ट्रैवल कर रहे हैं और डिवाइडेड रोड है और बीच में मीडियन है या डिवाइडर है तो ग्लेयरिंग इफेक्ट नहीं होता या सामने वाले की जो लाइट है वो सीधी आके नहीं लगती। तो इस टाइप की प्रॉब्लम से हम बच जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रोड मार्जिन्स। द पोर्शन ऑफ द रोड बियॉन्ड द कैरेज वे कैन बी जनरली टर्म्ड एज रोड मार्जिन। जो कैरेज वे की जो बियॉन्ड जो पोर्शन है उसको हम रोड मार्जिन बोलते हैं। तो रोड मार्जिन्स में बहुत सारे एलिमेंट आ जाते हैं, जैसे शोल्डर को तो हम हालांकि अलग से ही पढ़ते हैं। तो जो मेन है वो है पार्किंग लेन्स, साइकिल ट्रैक। तो कई बार रोड के साइड में रोड मार्जिन्स गिवन होते हैं तो वहाँ पे साइकिल ट्रैक बना देते हैं, जैसे चंडीगढ़ में आपने देखा होगा, या फुटपाथ बना देते हैं, या फिर जो गार्ड रेल्स हिल एरिया में आपने देखा होगा कि रोड के साथ में रेलिंग करी होती है तो उनको गार्ड रेल्स बोलते हैं। तो ये सारे रोड मार्जिन्स में आते हैं। नेक्स्ट है लास्ट टॉपिक इज राइट ऑफ वे। इट इज़ द एरिया ऑफ लैंड एक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड इट्स फ्यूचर डेवलपमेंट। जो हम रोड बनाते हैं उसमें रोड मार्जिन्स, शोल्डर्स सब कुछ हमको इंक्लूड करना होता है। तो वो एरिया जो हम एक्वायर करते हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे उसको बोलते हैं राइट ऑफ वे। तो एक लास्ट डायग्राम है, ये लेक्चर फिनिश हो जाएगा इसके बाद। तो इस डायग्राम में एक बार ध्यान से देखो, बीच में हमारे पास पेमेंट है, दोनों साइड हमारे पास शोल्डर्स हैं। शोल्डर के बाद साइड में हमारे पास ड्रेन्स है। तो शोल्डर के बाद यहाँ पे लिखा है रोड मार्जिन्स। तो पेमेंट है, पेमेंट के साइड में शोल्डर है, शोल्डर के साथ में रोड मार्जिन्स हैं। रोड मार्जिन के बाद एक लाइन दिखाई देगी, इसको बोलते हैं रोड बाउंड्री। तो ये जो रोड बाउंड्री है ये एक साइड हमने दिखा रखी है, दूसरी साइड भी ऐसे ही रोड बाउंड्री होगी। तो दो रोड बाउंड्रीज हैं दोनों साइड, उनके बीच का जो डिस्टेंस है इज कॉल्ड टोटल लैंड विड्थ और राइट ऑफ वे। तो इतना एरिया हमको रोड बनाने के लिए कम से कम एक्वायर करना पड़ता है। अब जो रोड बाउंड्री है इसके बियॉन्ड एक लाइन और है और ये दोनों साइड होंगी ये तीनों लाइंस। तो रोड बाउंड्री के बियॉन्ड है एक लाइन, बिल्डिंग लाइन। तो बिल्डिंग लाइन एंड रोड बाउंड्री के जो बीच का डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड सेटबैक डिस्टेंस। तो साइट कंसिडरेशन के लिए ये डिस्टेंस हमको चाहिए होता है। तो यहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ अलाउड नहीं होती। बिल्डिंग लाइन के बाद एक लाइन और आती है जिसको बोलते हैं कंट्रोल लाइन डिस्टेंस। सपोज करो कोई 4 लेन हाईवे है हमारे पास या 2 लेन हाईवे है और फ्यूचर में वो हाईवे हमको एक्सटेंड करना पड़े तो उसके लिए हमको रिजर्व लैंड चाहिए ऑलरेडी। तो वो जो रिजर्व लैंड है वो कहाँ से मिलेगी हमको? दिस बिल्डिंग लाइन एंड दिस कंट्रोल लाइन्स। ठीक है, तो ये जो कंट्रोल लाइन्स होती हैं रोड के दोनों साइड, इनके विद इन कोई भी कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है। और ये जो विड्थ है दिस विड्थ इज यूज्ड फॉर द
फ्यूचर एक्सपेंशन ऑफ रोड्स। ठीक है, तो जैसे रोड बाउंड्री, बिल्डिंग लाइन और कंट्रोल लाइन एक साइड है रोड की, ये दूसरी साइड भी रोड की होंगी। ठीक है, तो दिस इज़ आवर कंप्लीट टॉपिक। तो हमने ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में फर्स्ट पार्ट क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स हमने कंप्लीट कर लिया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे साइड डिस्टेंस कंसिडरेशंस। सो थैंक यू वेरी मच।